Hello friends, welcome to Knowledge Shower. I am Shivam Pandey and today we are going to discuss about Article 12, definition of state, explanation with leading case laws. So इस पूरी वीडियो में मैं आपको आर्टिकल 12 के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। आपके सारे कंफ्यूजन और डाउट खत्म हो जाएंगे और कुछ लीडिंग केस लॉस के साथ मैं आपको समझाऊंगा। सो सबसे पहले जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है DULLB, BHULLB, IELTS एंड क्लैट के लिए। एंड हमारी क्लासेस केवल और केवल 14,999 रुपये में है। इसके साथ साथ हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स पे क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा DULLB और BHU का रिजल्ट लगभग 100% रहता है और हमारे मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं आर्टिकल 12 के, सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया including executive and legislative organ of the union government and legislature of state includes executive and legislative organ of the state government, all local authorities जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ये सब आते हैं, प्लस ऑल अदर अथॉरिटीज़ एंड अदर अथॉरिटीज़ में आते हैं स्टेटरी एंड नॉन स्टेटरी अथॉरिटीज़। इन सबको मिला के स्टेट बनता है। इन सबको मिला दिया जाए तो वो बनता है इज इक्वल टू स्टेट। क्वेश्चन ये होता है कि ऑल अदर अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, ये हम कैसे जानेंगे। हम यूनियन गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अदर अथॉरिटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये हम कैसे जानें कि कौन सी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है, या फिर कौन कौन सी अदर अथॉरिटीज़ स्टेट के अंडर आती हैं। ये आइडेंटिफाई करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप अपने फंडामेंटल राइट केवल और केवल स्टेट के अगेंस्ट ही एनफोर्स करवा सकते हैं। दैट्स वाई इट रियली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये देखें कि अदर अथॉरिटीज़ क्या हैं। अदर अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, इसके लिए मैं कुछ लीडिंग केस लॉज आपके लिए लेकर आया हूं। सो चलिए जल्दी से लीडिंग केस लॉज के थ्रू जाते हैं ताकि आपको पता लगे अदर अथॉरिटीज़ क्या होती हैं। सो अदर अथॉरिटीज़ को डिफाइन करने के लिए जो सबसे पहला केस आया था सुप्रीम कोर्ट में वो था राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। ये पहला केस आया था जिसमें अदर अथॉरिटीज़ का क्वेश्चन आया। इस केस में कोर्ट ने आर्टिकल 12 को कहा कि ये इतना वाइड है, ये इतना ज़्यादा वाइड है कि एवरी अथॉरिटी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट ऑन विच पावर आर कन्फर्ड टू कैरी आउट गवर्नमेंटल और क्वाजी गवर्नमेंटल फंक्शन, वो सारी अथॉरिटीज़ अदर अथॉरिटीज़ में आएंगी। मतलब जितनी भी अथॉरिटीज़ स्टैट्यूट द्वारा बनाई गई हैं, मतलब पार्लियामेंट में लॉ लाकर बनाई गई हैं, स्टैट्यूट लाकर बनाई गई हैं, और वो अथॉरिटीज़ कोई गवर्नमेंटल या फिर क्वाजी गवर्नमेंटल फंक्शन कर रही हैं, वो सारी अथॉरिटीज़ क्या होंगी, वो अदर अथॉरिटीज़ होंगी और वो आर्टिकल 12 के एम्बिट में आएगी। इसके बाद एक और लीडिंग केस आता है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम सरदार का। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम सरदार का केस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस केस में ONGC, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और LIC के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये तीनों भी अदर अथॉरिटीज़ में आती हैं। ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि ये तीनों अथॉरिटीज़ फाइनेंशियल एंड ट्रेड जैसी चीज़ों में डील करती हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स जैसी चीज़ों में डील करती हैं, इसलिए क्वेश्चन आता है। इस केस में कोर्ट राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले केस पे ही रिलाई करता है और इस केस में भी कोर्ट यही कहता है कि ये तीनों ही अथॉरिटीज़ स्टैट्यूट द्वारा बनाई गई हैं और इनका भले ही नेचर ट्रेड एंड कॉमर्स का हो, ये इनको कहीं से भी अलग नहीं करता है स्टेट से, और इसलिए ये स्टेट के अंदर आती हैं और आर्टिकल 12 इन्हें कवर करता है। इस केस में जस्टिस मैथ्यूज़ ने 4 इंडिका दिए थे आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी भी एजेंसी को या इंस्ट्रूमेंटैलिटी को आप कब कह सकते हैं कि वो स्टेट की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी है। उन्होंने 4 इंडिका इसके लिए दिए थे। पहला, स्टेट फाइनेंशियल सपोर्ट प्लस अनयूजुअल डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज। पहला इंडिका ये था कि स्टेट का फाइनेंशियल कंट्रोल कितना है, इसके साथ साथ स्टेट का कंट्रोल कितना है
उसकी पॉलिसी मेकिंग पे एंड मैनेजमेंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंस्ट्रूमेंटैलिटी या एजेंसी को स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी या एजेंसी बताने के लिए। दूसरा फैक्टर था ऑपरेशन इज एन इंपॉर्टेंट पब्लिक ऑपरेशन। क्या जो इंस्ट्रूमेंटैलिटी है वो कोई ऐसा ऑपरेशन कर रही है, ऐसा काम कर रही है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन है, मतलब कोई ऐसा काम है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए हो रहा है। थर्ड वन इज स्टेट एड। स्टेट का एड क्या है, इसके साथ साथ प्लस पब्लिक सर्विस, इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस, ऐसी इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस जो गवर्नमेंट द्वारा ही परफॉर्म की जा सकती है। अगर ये दोनों चीज़ें कहीं पे भी प्रेजेंट पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो स्टेट की ही एजेंसी होगी। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो जस्टिस मैथ्यूज ने कही वो ये कही कि ज़रूरी नहीं है कि स्टेट एड हर जगह ज़रूरी हो। स्टेट एड कोई इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी फैक्टर नहीं है। मैंडेटरी फैक्टर क्या है कि कोई भी काम जो किया जा रहा है इट इज़ कैरिंग ऑन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। जो फंक्शन हो रहा है वो किसके बेनिफिट के लिए हो रहा है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए हो रहा है, और वो ऐसा फंक्शन है कि वो गवर्नमेंट से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, तब उसे इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट कह दिया जाएगा और आर्टिकल 12 से कवर होगी। क्वेश्चन और रेज हुए और इसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केस। ये केस था रमन्ना शेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केस भी कहा जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट सुखदेव सिंह केस पे रिलाई करते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ये क्रिएट किया गया है बाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971। मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एक स्टैट्यूट द्वारा बनाई गई है और इसलिए ये एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी है स्टेट की, एंड हेंस इट कम्स विद इन अंडर द टर्म ऑफ अदर अथॉरिटीज इन आर्टिकल 12 और ये अदर अथॉरिटी बन जाता है। इस केस में कोर्ट कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करता है विच इज यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग वेदर एन अथॉरिटी इज स्टेट अथॉरिटी एंड कम्स विद इन एम्बिट ऑफ आर्टिकल 12 और नॉट। पहला पॉइंट, पहला इंडिका जो दिया कोर्ट ने वो ये कहा कि क्या एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई है। दूसरा इंडिका, क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस इतनी दे दी गई है, इज सो मच एज टू मीट द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन। क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस इतनी दी गई है स्टेट द्वारा कि लगभग सारे ही खर्चे उस इंस्टीट्यूशन के चल रहे हैं। मोनोपोली स्टेटस, क्या स्टेट का एक प्रोटेक्शन है उसके ऊपर और स्टेट ने क्या कोई मोनोपोली स्टेटस दे रखा है कि केवल ये पर्टिकुलर एक्स एजेंसी ही ये काम करेगी और कोई नहीं करेगी। अगर हाँ तो यस इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इसके साथ साथ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, स्टेट के कंट्रोल के बारे में चर्चा होगी कि कितना डीप एंड परवेसिव है। इसके साथ साथ क्या कोई एजेंसी पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन कर रही है और ऐसा पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन जो फंक्शन गवर्नमेंट का है, जैसे आधार कार्ड बनाना, क्या कोई एजेंसी ऐसा काम कर रही है जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, तो यस वो फिर पब्लिक अथॉरिटी में आएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर दिया गया है तब भी वो पब्लिक अथॉरिटी में ही आएगा। और ये इसलिए ये पॉइंट दिया गया, पॉइंट एफ, ताकि गवर्नमेंट अपने आप को बचाने के लिए या मुनाफा कमाने के लिए अपनी एजेंसीज को आगे कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट करके बेनिफिट ना ले सके। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस आता है सोम प्रकाश रेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसे भारत पेट्रोलियम केस कहते हैं। इस केस में कोर्ट एक स्टेप फॉरवर्ड जाता है और वो कहता है कि जो टेस्ट लेट डाउन किए गए हैं प्रीवियस केसेस में वो दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव। द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये केवल और केवल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन तक ही कन्फाइंड नहीं है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे गवर्नमेंट कंपनीज और रजिस्टर्ड सोसाइटी पर भी लागू होते हैं, विच हैव सेम नेक्सस विद द गवर्नमेंट, जिनका गवर्नमेंट के साथ कुछ नेक्सस है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कहते हैं कि फंक्शनैलिटी प्लस स्टेट कंट्रोल ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी अथॉरिटी को इंस्ट्रूमेंटैलिटी बताने के लिए स्टेट की,
ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनैलिटी प्लस स्टेट कंट्रोल, केवल उसका स्टैट्यूटरी करेक्टर ही ये डिटरमाइन नहीं करेगा कि वो स्टेट का अथॉरिटी है या नहीं। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट केस और आता है इसके बाद, अजय हाशिया केस। अजय हाशिया के केस में जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनके ऊपर और डिटेल में बात की जाती है और इसमें बात होती है कि क्या रजिस्टर्ड सोसाइटी स्टेट है या नहीं। इस केस में कोर्ट कहता है कि द टेस्ट प्रोपाउंडेड इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केस आर नॉट कंक्लूसिव और क्लिंस्ड बट आर मेयरली इंडिकेटिव इंडिका। इस केस में कोर्ट कहता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो टेस्ट दिए गए हैं, वो कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है, वो केवल और केवल एक इंडिकेशन है कि ये चीज़ें अगर होंगी तो वो स्टेट की अथॉरिटी हो सकता है। द कोर्ट टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, और इस केस में कोर्ट जो है एक स्टेप और फॉरवर्ड जाता है और वो ऑब्जर्व करता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट वाज नॉट लिमिटेड टू अ कॉर्पोरेशन क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट ओनली बट मे बी इक्वली एप्लीकेबल टू अ कंपनी और सोसाइटी। मतलब इस केस में कोर्ट कहता है कि केवल और केवल स्टैट्यूटरी अथॉरिटी तक ही ये एप्लीकेबल नहीं है, ये नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जैसे कंपनी और सोसाइटी, इन पर भी लागू होता है और वो डिपेंड करता है रेलिवेंट फैक्टर्स पे। इस केस में आगे बात होती है प्रदीप कुमार बिश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। अजय हाशिया केस के बाद ये एक और केस आता है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट सभाजीत तिवारी केस को ओवर रूल करता है बाय मेजॉरिटी ऑफ 5-2 और इसमें कहता है कोर्ट कि CSIR एक ऐसा रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन हैं या जो भी बॉडी है वो चुनने का अधिकार भी गवर्नमेंट को ही मिल रखा है, इसलिए ये स्टेट है। इसके साथ साथ अजय हाशिया केस में कुछ प्रिंसिपल ले डाउन होते हैं और प्रदीप कुमार विश्वास के केस में कहा जाता है कि जो भी प्रिंसिपल अजय हाशिया केस में लेट डाउन हुए हैं ये प्रिंसिपल रिजिड नहीं है, दीज आर नॉट रिजिड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। और फर्दर इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टैब्लिश दैट, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टैब्लिश किया जाए कि द बॉडी इज़ फाइनेंशियली, फंक्शनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेटेड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कोई भी बॉडी फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली ये डोमिनेट की जा रही है बाय गवर्नमेंट, तभी माना जाएगा कि कोई भी बॉडी एक अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 12। प्रदीप कुमार विश्वास के केस में डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल टेस्ट को ले डाउन किया जाता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है जिसके ऊपर आज भी चर्चा होती है, जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बात की जाती है क्या BCCI स्टेट है या नहीं है। इस पे आज भी चर्चाएं चल रही हैं। इस केस में कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डीप एंड परवेसिव टेस्ट जो प्रदीप कुमार के केस में ले डाउन किया गया था, इसमें मेजॉरिटी कहती है कि BCCI जो है वो स्टेट नहीं है, एज BCCI वुड नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथों में नहीं है। लेकिन जो माइनॉरिटी होती है इस केस में वो कहती है BCCI वुड फॉल within the ambit of Article 12 as it perform the important public function। ये एक ऐसा उलझा हुआ जवाब था जो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है जिसने इस जवाब को थोड़ा सुलझाने की कोशिश की, और BCCI वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार में, और रिलाइंग अपॉन द टेस्ट लेट डाउन इन प्रदीप कुमार विश्वास केस, कोर्ट इसमें कहता है कि BCCI जो है वो फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली ये कहीं से भी गवर्नमेंट द्वारा डोमिनेटेड नहीं है, इसलिए BCCI स्टेट के अंदर नहीं आता है। लेकिन क्योंकि BCCI एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक फंक्शन कर रहे हैं, वो भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड मोनोपोली स्टेटस है उनका, इसलिए रिट जुरिस्डिक्शन इज मेंटेनेबल अगेंस्ट BCCI। और इस केस में कहा जाता है कि BCCI के अगेंस्ट रिट जुरिस्डिक्शन मेंटेनेबल है ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर मैं कंक्लूड करूं इस
पूरे अपने लेक्चर को, तो मैं ये कहूँगा कि अ बॉडी वेदर स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, corporation, registered society, government company or any other like entity whether exercising function of commercial or non-commercial nature will be regarded as authority and hence state under article 12 if it can be regarded as instrumentality of the government. अगर ये इंस्ट्रूमेंटैलिटी प्रूफ हो जाती है कि ये एजेंसीज इंस्ट्रूमेंटैलिटी है गवर्नमेंट की, तो इन्हें स्टेट मान लिया जाएगा और अदर अथॉरिटीज़ के एम्बिट में आते हुए ये आर्टिकल 12 के अंदर आएंगे। ये जो डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12 है ये पार्ट 3 और पार्ट 4 तक ही लिमिटेड है। तो ये पूरा कंक्लूजन हुआ मेरे पूरे लेक्चर का। इसके साथ साथ आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन ये है कि वेदर इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन बाय प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ प्राइवेट फंक्शन, क्या ये प्राइवेट फंक्शन है या पब्लिक फंक्शन है। सेकेंड वन, क्या जुडिशियरी आर्टिकल 12 में आता है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर इट, लाइक इट, एंड जो भी आपके सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।